इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक ही काम करने लगे, या फिर हम ये कहें कि एक ही सेल है जिसके थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी काम करे, तो क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी प्रॉपरली? ऑब्वियसली नहीं, है ना? क्योंकि अगर हम बात करें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर लंग्स है। लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं वो स्पेशली डिजाइंड है इस तरीके से कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करा दें। इसके अलावा हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद हम बात करें डाइजेशन ट्रैक की, तो डाइजेशन ट्रैक को स्पेशली डिजाइन किया गया है इसलिए ताकि वो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करे। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स अलग अलग परफॉर्म करती हैं फंक्शन। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक ही सेल हो जिससे हम सारे फंक्शंस परफॉर्म करा लें। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। हम प्रिंसिपल का वर्क अलग है, टीचर का वर्क अलग है एंड स्टूडेंट का वर्क अलग है। हम इन तीनों को काम को एक ही इंसान से तो नहीं करवा सकते, ऑब्वियसली नॉट, नहीं करवा पाएंगे। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी होती है या फिर प्लांट्स की बॉडी होती है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से मिलके बनी है एंड डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं वो साथ में कंबाइन होके क्या करती हैं, वर्क परफॉर्म करती हैं। तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी जब भी ग्रुप ऑफ सेल्स, कई बहुत सारे सेल्स जो कि एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगी, वो जब आपस में कंबाइन होके एक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। So hello student, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification. So today we are going to start a very interesting chapter of class 9 science, that is tissue. Before starting the chapter, let us ask some questions. First, have you ever wondered why the leaves prepare food, why root absorb water and why stems provide support? यानी आपने कभी सोचा है कि क्यों जो है वो लीव्स पे ही खाना बनता है, या आपके जो रूट्स होती हैं वही वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, या हमारे जो स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स ही हमारे प्लांट को सपोर्ट करता है, या फिर अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में जो मसल्स का मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता कैसे है? कैसे जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करा देता है? किस तरीके से ब्लड, एक सिंपल सा ब्लड का सेल पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करा देता है, ट्रांसपोर्ट करा देता है? द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन लाइज इन ओनली वन वर्ड, दैट इज टिश्यू। यानी सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, वो क्या है, टिश्यू। ठीक, तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यू क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किस तरीके से टिश्यूज वर्क करती हैं, ये सारी। तो चलिए बात करते हैं हम अपने चैप्टर के स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, टिश्यू को। इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बेस्ड है आपकी जो अभी रिसेंट एनसीईआरटी आई है 2026 में, उस पे। इसमें जितने भी एक्टिविटीज गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, जो थिंक इट ओवर टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, वो सारे क्वेश्चंस हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, सारी एक्टिविटीज को साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, सेल। सेल क्या है? सेल को सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? अब ये जो सेल्स है, बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन होंगी तो किसकी फॉर्मेशन करती है? टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। अब यही बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन होती है तो किसकी फॉर्मेशन करती है? ऑर्गन की करती है। एंड ये सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, सेल है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फिर टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर, इसके बाद से ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर, इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन फंक्शन। जब बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन काम कर रहे हो लेकिन काम कोई एक ही हो, फंक्शन एक ही रहेगा, है ना, कोई एक ही कॉमन फंक्शन रहेगा उनका। उसके अलावा लास्ट क्या है, हम लोग, ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। तो चलिए पहले ना इस पे देखते हैं। लाइफ बिगिन विद अ सिंगल सेल डिवीजन इटसेल्फ सेवरल टाइम्स टू गिव अ राइज अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, है ना? तो जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, वो लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी? यही सिंगल सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड हुई थी, तभी तो लाइफ स्टार्ट हुई थी। तभी, क्योंकि जब ये सेल्स जो है ये मल्टीपल टाइप डिवाइड होंगी तो ये क्या बनाएंगे? बड़े बड़े बॉडीज बनाएंगी, है ना? लिखा तो है गिवन राइज टू द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, देन सेल ग्रेजुअली फॉर्म अ स्किन। उसी सेल से क्या बनेगी? हमारी स्किन बनेगी जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। मसल्स बनेंगे जो बॉडी को मूव करने में हेल्प कराता है। बोन्स जो बॉडी को सपोर्ट करता है। नर्व्स जो बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स, और जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब किससे बने हैं? टिश्यूज से ही तो बने हैं। This process is so indicate that it is considered one of the nature's greatest engineering marvels, है ना? यानी इसको ना
आपके वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल्स कहा जाता है। मतलब इससे बड़ा कुछ बनाया नहीं जा सकता। अभी भी देखो साइंटिस्ट क्या है, कितनी सारी डिस्कवरीज हो रही हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू हम ह्यूमन को डिज़ाइन कर रहे हैं जो हमारे बिहाफ पे परफॉर्म कर सके बहुत सारे फंक्शंस। बट अभी भी इंजीनियर बहुत हद तक जो है सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। उन्होंने हालांकि अभी एक सोफिया नाम की रोबोट आई है, वो बनाया उन्होंने, तो ठीक है, उसके पास फेशियल एक्सप्रेशन भी है, इमोशंस भी हैं, चीज़ें हैं, बट फिर भी अभी वो एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह नहीं वर्क कर पा रही है। कुछ कुछ तो अभी भी उसमें है। तो इट मीन्स क्या, ये क्या है, ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कही जाती है जो कि हम लोग हैं, ये प्लांट्स हैं, ये जो पूरा वर्ल्ड का लिविंग सिस्टम है, ये सब क्या बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, चलिए थिंक इट ओवर क्वेश्चन पे। थिंक इट ओवर में बात करें, ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में ना, आपके थिंक इट ओवर के नाम से क्वेश्चंस है। देखो, हाउ इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू सिग्निफाई फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस एंड ह्यूमन वेलफेयर। किस तरीके से अगर हम सेल के बारे में या टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो हम समझ पाएंगे कि ह्यूमन का लाइफ किस तरीके से प्रोसेस करता है। किस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको ये बताना है कैसे आप स्टडी करो आपने सेल्स और टिश्यूज के बारे में, ताकि आप समझ पाओ लाइफ प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, द स्टडी ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडिंग ऑफ द सेल और टिश्यू। स्टडी ऑफ सेल और टिश्यू जो है इसका मतलब बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ये क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लाइफ, सबसे पहले जीवन को समझने के लिए, अगर आपको जीवन को यानी लाइफ को समझना है तो आपको सेल और टिश्यू पढ़ना पड़ेगा। कि यहाँ क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे अंदर वर्क करती हैं, किस तरीके से जो आपका बॉडी है वो ग्रोथ करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए आपको सेल और टिश्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डिसीज डायग्नोसिस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया होगा कि आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो इसकी कुछ परफेक्ट क्वांटिटी हमारी बॉडी में होना चाहिए सो डैट कि वो क्या करें, हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से फाइट कर सके। लेकिन अब बताओ, अगर मैंने ये भी बताया कि अगर उसी की क्वांटिटी क्या हो बढ़ जाए, अगर उसी की क्वांटिटी बढ़ जाए तो वो क्या हो जाती है, वो एक कैंसर सेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। उससे क्या होता है, उससे कैंसर होता है। तो यहाँ क्या है कि डिसीज डायग्नोसिस में भी हमारी सेल्स जो है, हमारे टिश्यूज जो है वो हेल्प करती हैं। जैसे कि मोस्ट डिसीजेज लाइक कैंसर हो गया, वो इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब सेल से या टिश्यू से ही स्टार्ट होता है। तो आप सेल और टिश्यू से ही समझ पाएंगे। अगर आपने सेल और टिश्यू को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से कि कौन सी डिसीज है और उसको डायग्नोस किया जा सकता है। इसके अलावा ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या है यहाँ पर बात करें अगर हम ह्यूमन वेलफेयर की, तो यहाँ पर आपने पढ़ा है ना ऑर्गेन ट्रांसप्लांट, कभी आपने सुना होगा है ना, कि किस तरीके से ऑर्गेन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे आई डोनेट करते हैं कुछ लोग जो कि ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट जो होता है, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन की वेलफेयर से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पर भी टिश्यू को बहुत ही बारीकी से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, इसके वजह से ही हम क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट टाइप की इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ पाते हैं। एंड वैक्सीन की जो डेवलपमेंट है वो भी इसी से हम पढ़ते हैं। तो ये तो आ गया, ये तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हाउ आर टिश्यूज इन प्लांट एंड एनिमल डिफरेंट एंड वाई। कैसे, किस तरीके से आपको जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उसमें टिश्यूज जो हैं वो डिफरेंट है। अच्छा सोचो, हम लोग हैं, हम लोग एनिमल ही हैं, है ना, और प्लांट्स जो होते हैं, तो प्लांट्स क्या स्टैटिक रहते हैं, एक जगह रुके हुए रहते हैं, और हम लोग क्या मोबाइल, हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की और हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स मोबाइल है मतलब घूमते रहते हैं। तो उनके अंदर टिश्यू जो होगा वो कैसा होना चाहिए, वो एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होना चाहिए, सो दैट वो अपनी बॉडी को प्रॉपरली मूव कर सके। देखो हम अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके मूव कर पा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी की तरह हाथ टूट गया, ऐसा तो नहीं होने वाला, है ना। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसके अंदर की टिश्यूज जो है वो फ्लेक्सिबल है। इसी वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो ऐसे करके हम मूव कर पाते हैं या फिर हम खुद भी चल पाते हैं। लेकिन वही बात करें अगर हम प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स स्टेशनरी है, एक जगह ही तो रुका रहता है, एक ही जगह रुका रहता है ना। तो अगर वो एक जगह रुका रहता है तो वो क्या है, उसको ऐसे मसल्स चाहिए, उसको ऐसे टिश्यूज चाहिए कुल मिला के, जो एक जगह उसको स्टैटिक रख सके, जैसे उसके डेड सेल्स, है ना। इसके बाद बात करें ग्रोथ की, तो अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की ग्रोथ की, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो स्पेसिफाइड रीजन नहीं होती है। जैसे एक ना टिश्यू होता है जिसे मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो उसी रीजन पे प्लांट जो है वो ग्रो कर पाता है जहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी थ्रू यूनिफॉर्म मूव करती है, यूनिफॉर्म ग्रोथ करती है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म है। इसके बाद
एक और बोल सकते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की बात करें तो देखो प्लांट चल नहीं रहा है, एक जगह रुका हुआ है। अगर वो एक जगह रुका है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो उसका मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे क्या है, हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि हम इधर उधर भागते रहते हैं, है ना। तो हाई एनर्जी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर टिश्यूज़ जो होती हैं हमारे यहाँ वो लिविंग है। हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम टिश्यूज़ है वो क्या है, लिविंग है, लिविंग है। तो इस ये क्या है, ये तो क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गए। लेकिन प्लांट्स में बात करूँ तो प्लांट्स मूव नहीं करता है, इसलिए उसके अंदर मैक्सिमम टिश्यू जो है वो क्या है, डेड है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो एक तो मैं बोल सकती हूँ कि मोबिलिटी के बेसिस पे, है ना, मोबिलिटी के बेसिस पे। अच्छा, इस क्वेश्चंस के अगर आंसर आपको चाहिए, अगर आपको रिटन फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट करिएगा, मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला हम क्या कर सकते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी में प्लांट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, एंड एनिमल जो होता है वो क्या होता है, मोबाइल होता है। फिर ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ नेक्स्ट हो सकता है ग्रोथ। तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो मेरिस्मेटिक वाले पार्ट में होता है, लेकिन जो एनिमल का ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अगला हम क्या बोल सकते हैं, मेंटेनेंस बोल सकते हैं, मेंटेनेंस बोल सकते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो प्लांट के अंदर मेंटेनेंस लो रहता है, क्योंकि कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ इज द डिवीजन ऑफ लेबर एट द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोरिलेटेड विद देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। किस तरीके से अलग अलग काम बटा हुआ है ना, डिवीजन ऑफ लेबर एट द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर, किस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो काम है वो अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है, और किस तरीके से वो सारे एक साथ कोरिलेट करके वर्क कर पाते हैं। देखो होता क्या है, ये स्पेशलाइज जो फंक्शन कर दिया गया है ना, सबको अपना अपना काम बांट दिया गया है, इसकी वजह से क्या है, जो अब जो सेल है वो स्पेशलाइज्ड, वो बहुत अच्छे से बहुत एफिशिएंटली वर्क करने वाला है। जो आपके सेल्स होते हैं बॉडी के, आप हर एक सेल का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। जैसे मसल्स की बात करें तो मसल्स का क्या काम है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कुछ भी करने के लिए, हम कुछ भी हैवी वर्क करना है हमें तो हम उसका यूज़ करते हैं, उन सेल्स का यूज़ करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स होता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा मसल सेल्स वर्क करती हैं। अब किसी भी सेल का जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर जो हमने बांटा है, जो हमने काम बांटा हुआ है, उससे ना एक चीज़ तो बहुत बढ़िया है, वो ये कि अब एक स्पेशलाइज सेल जो है वो काम करने वाली है, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके अलावा ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा, जैसे सेल सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, अन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग वर्क है। अगर अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग वर्क है तो उसके लिए टिश्यूज भी तो अलग चाहिए होंगे, और उसके लिए क्या, हमें सेल्स भी अलग चाहिए होंगे। तो ये कुछ मेजर रोल प्ले करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर टिश्यू। टिश्यूज क्या है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है, कि सेल जो सेम टाइप के सेल होंगे वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और इसके बाद लिखा है ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, और वो एक साथ ग्रुप में आके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, सेम ही टाइप के सेल जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। लिखा है देन वन टाइप ऑफ टिश्यू टू फॉर्म अ ऑर्गन, फिर वही ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसके बाद से लिखा है यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है टिश्यू के, जैसे मसल टिश्यू जिसका क्या काम है, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। नर्वस टिश्यू जो क्या करता है, मैसेज कैरी करता है। इसके बाद से क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू जो कि क्या करते हैं, जाइलम, जिसमें क्या हो गया, जाइलम एंड फॉइलम आ गई। जाइलम का काम होता है मिनरल्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, एंड फॉइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड पार्टिकल्स, है ना। तो ये तो हो गए। फिर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, यहाँ पर सिंगल ही सेल है जो सारा काम करने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो इसमें प्लांट है, इसमें प्लांट है ना, इसमें एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं, जो कि जिसको जो एफिशिएंटली वर्क करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने वाले हैं, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लेड टू द डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो ये जो टिश्यूज हैं ये इनके अलग अलग काम बटे हुए हैं, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, जो कि क्या करते हैं, देखो ये हम कह सकते हैं ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। जो कि क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है हमारी बॉडी की, हमारे बॉडी के काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी स्लाइड जो है वो खत्म हो गई। इसके बाद बात करते हैं टिश्यू फॉर द ग्रोथ इन प्लांट, कि आप किस तरीके से प्लांट्स में ग्रोथ के लिए टिश्यू जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। टिश्यू के ग्रोथ की बात करें तो प्लांट ग्रो इन डिफरेंट वे, प्लांट अलग अलग तरीके से ग्रोथ में आता है, जैसे कि इंक्रीज इन लेंथ, यानी लेंथ बढ़ेगी उसकी, एक तो यानी हाइट बढ़ेगी, और दूसरा क्या है उसका गर्थ, यानी उसके ब्रेथ बढ़ेगी, ठीक है, उसकी मोटाई बढ़ेगी। तो क्या है, एक तो है लेंथ बढ़ना,
यानी स्टेम्स को मतलब प्लांट का जो है वो बड़ा होना। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ यानी थिकनेस, चौड़ाई बढ़ना, है ना, एंड रीग्रोथ आफ्टर कटिंग, और जब हम काट देते हैं प्लांट को तो उसके बाद वो रीग्रोथ भी होता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे प्लांट जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। अब अगर हम बात करें इसकी, ये देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पता है इस डायग्राम में जो रिंग दिख रहा है ना, ये रिंग डिपेक्ट करता है कि एनुअल ग्रोथ रिंग, इसको हम एनुअल ग्रोथ रिंग के नाम से जानते हैं। ये जितने रिंग होंगी इट मीन्स आपका प्लांट जो है वो उतने साल पुराना था। आप जब भी कट करते हैं पेड़ को, तो पेड़ को कट करने के बाद यहाँ इस तरीके से रिंग दिखती है। ये रिंग जब हम काउंट करते हैं तो ये रिंग काउंट करके हमें पता चलता है कि एक्चुअल में आपका जो प्लांट था या जो आपको जो ट्री था वो कितने साल पुराना था। ठीक है, तो अब इसके बाद से देखो ये रूट है, ये यहाँ पर रूट है और ये शूट है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक बोलते हैं इसको, और ये क्या है, ये भी एपिकल मेरिस्मेटिक रूट है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक रूट होते क्या है। तो उससे पहले हम मेरिस्मेटिक टिश्यू देख लेते हैं। ऑल दीज ग्रोथ हैपन बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी डिवाइडिंग द सेल दैट टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। अभी मैंने इससे पहले बोला था कि एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है, जब भी कुछ नया, जहां पर भी नए ग्रोथ की बात होगी प्लांट के अंदर, वहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू वर्क कर रहा होगा। वहां क्या वर्क कर रहा होगा, वहां ये मेरिस्मेटिक टिश्यू वर्क कर रहा होगा। जहां पर भी रीग्रोथ की बात होगी, लेंथ की बात होगी, ब्रेथ की बात होगी, जहां पर भी कुछ नए लेंथ की और उसकी बात होने वाली है, वहां पर हम मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करेंगे जहां ग्रोथ है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो हाउ डू प्लांट ग्रो इन लेंथ, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। देखो ये एक्टिविटी में ना 2 जार है, एक ये जार है जार ए और एक है जार बी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, दोनों में अनियन को रखा कुछ दिन तक, एंड कुछ दिन तक रखने के बाद क्या करना है, हमें एक जार का अनियन निकालना है, एंड देन उसके बाद उसके रूट्स को थोड़ा कट कर देना है। कट करने के बाद फिर वापस से लगा देना है, फिर वापस से उसको ऐसे ही रखने के बाद अब हमें बताना है, कुछ दिन बाद देखना है, अब ऑब्जर्व करना है कि क्या वो रूट जो है जो हमने कट की थी उसकी लेंथ बढ़ी या नहीं बढ़ी। ठीक है, तो देखो इस एक्टिविटी में क्या करना है, ग्लास जार लो, आपको लेना है जिसमें वाटर फिल करना है, फिर उसके बाद 2 अनियन बल्ब लीजिए, उसको उसमें प्लेस कर दीजिए, फिर उसको आपको कुछ दिन तक रूट्स देखनी है उसकी, मेजर करिए लेंथ की, लेंथ रूट की पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन मेजर करके देखिएगा। उसके बाद जब थर्ड डे होगा ना, तो थर्ड डे पे आप क्या करोगे, जो जार बी है उसके अंदर की जो रूट है वो कट कर दोगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर के अराउंड कट करना है आपको। एंड देन उसके बाद से फिर से आप उसको रख दोगे उसी तरीके से जार में, और फिर उसके बाद से देखोगे फोर्थ डे फिर आपको क्या करना है, फिर से लेंथ मेजर करनी है दोनों की कि क्या क्या फर्क दिखाया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर डे 1 का मेजरमेंट, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा चार्ट बना हुआ है कि डे 1 में आपने कितने सेंटीमीटर की लेंथ देखी, डे 2 में कितना देखा, 3 में कितना देखा, 3 के बाद जब आपने कट किया फिर क्या देखा आपने। तो देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ ये जो है ये ए के लिए है और ये ग्राफ जो है वो बी के लिए है। देखो फर्स्ट डे की बात करें बढ़ रहा है, सेकेंड डे की बात करी तो रूट की ग्रोथ देखी गई है, थर्ड डे की बात करी तो भी रूट की ग्रोथ देखी गई है, फोर्थ डे क्या हुआ, फोर्थ डे क्या हुआ, ये रूट इतनी रही ए वाली, बी वाली को कट करके 1 सेंटीमीटर कट कर दिया गया, बी वाली को क्या किया गया 1 सेंटीमीटर कट कर दिया गया, यानी अब बी वाला जो छोटा हो गया ये, ठीक है छोटा हो गया। अब इसके बाद देखोगे ए वाला अभी भी ग्रोथ में है क्योंकि हमने उसे कट नहीं किया, लेकिन बी वाली जो थी, बी वाली हमने क्या करी कट कर दी, तो उसके बाद अब इसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई, इसकी ग्रोथ क्या है रुक गई। इसलिए आप कभी प्लांट को देखोगे तो प्लांट को आप जहां से कट करोगे ना, वहां से वो रीग्रोथ नहीं करने वाला, उसके साइड से ब्रांचेस जो है वो निकलनी शुरू होंगी, उसके साइड से ही लीव्स निकलनी शुरू होंगी, कभी भी जहां से आप कट करोगे उस प्लांट को वहां से वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंस देखते हैं। व्हाट ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो ये आप ग्राफ भी देख सकते हो, फिर करके भी देखना तो भी बताना कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमें दिख ही रहा है यहाँ पर, पहले क्या है कि रूट ए जो है वो मतलब जार ए जो है वहां पर अभी भी ग्रोथ चल रही है ग्रोथ, एंड जो जार बी है वहां पर ग्रोथ जो है कटिंग के बाद रुक गई। दिस शो दैट द रूट ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स, यानी इसका मतलब क्या है कि रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टिप से ही बढ़ता है, और अगर आपने टिप को कट कर दिया तो वो नहीं बढ़ेगा। टिप ही है जो टिप्स ही जो है उसकी, जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है। ठीक है, तो अभी ना हमने जो सेल चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था, है ना, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये माइटोसिस को फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, ये माइटोसिस को, ये माइटोसिस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से स्टेम की भी बात करें तो स्टेम भी सेम ऐसे ही फॉलो होता है, स्टेम में भी माइटोसिस ही फॉलो होता है। ठीक, इसमें लिखा है thus we conclude that the plant have growth zone at the tip of their root and shoot, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, है ना। यानी हमने ये चीज समझा कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है, चाहे वो स्टेम की हो चाहे वो रूट्स की हो, वो कहाँ होती है, वो एकदम टिप पे होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करते हैं, इसका नाम क्या है लेटरल मेरिस्टेम।
हाउ डू प्लांट ग्रोथ इन गर्थ, अभी हमने जो पढ़ा वो एपिकल पढ़ा। एपिकल जो है वो लेंथ को डिनोट कर रहा था कि लेंथ में किस तरीके से जो प्लांट है वो ग्रोथ करता है। अब ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो प्लांट होता है उसका गर्थ यानी उसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इंक्रीज इन द गर्थ अकर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, जैसे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल इन द रिंग में एक्टिवली सेल डिवाइड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब ये कैसे डिवाइड होता है, अंदर से बाहर की तरफ डिवाइड होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, डायामीटर बढ़ जाता है, जो आपका जो ब्रेथ वो गर्थ होता है उस गर्थ का डायामीटर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो लेंथ के लिए हमने क्या पढ़ा कि एपिकल मेरिस्टेम था, और ब्रेथ के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम पढ़ रहे हैं। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब क्या है, जब न्यू ब्रांचेस अराइज होनी स्टार्ट हो जाती है नोड्स से। देखिए, तो जैसे ये प्लांट दिख रहा है आपको, ये प्लांट है, इस प्लांट के देखो इस वाले पोर्शन से एक नई ब्रांच निकलनी स्टार्ट हुई है। तो ये न्यू ब्रांच अराइज फ्रॉम नॉड से, और ये जो नॉड होता है, इस नॉड के जो बीच का पोर्शन होता है, यहाँ भी कोई नॉड होगा, यहाँ भी कोई नॉड होगा, तो इन दोनों के जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे हम इंटरनॉड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनॉड कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद से लिखा है वाई आर एनुअल रिंग इंपॉर्टेंट, क्यों है एनुअल रिंग इंपॉर्टेंट, ताकि हम एक्चुअल एज जान पाएं किसकी, प्लांट की, है ना, कि एक्चुअल में जो हमारा प्लांट है वो क्या कितनी एज का है। तो देखो, जब भी आपने कभी कट देखा हो ट्रंक को, ट्री को, तो आपने नोटिस किया हो कि बहुत सारी रिंग होती है, उसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ये जो एनुअल रिंग्स होती हैं, ये एनुअल रिंग क्या करती है, ये बहुत मतलब अंदर से बाहर की साइड चौड़ी चौड़ी होती चली जाती है। कुछ पतली, कुछ नैरो होती है, मतलब पतली होती है, कुछ मोटी होती है। डिपेंड करता है कि फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब उस साल उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रही होगी तो अनफेवरेबल है, तो उसके उसके अकॉर्डिंग जो रिंग है वो थोड़ी सी लाइट होगी, एंड अगेन फिर डार्क भी हो सकती है अगर फेवरेबल कंडीशन है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रोथ कंडीशन पे कि उस साल कितना बड़ा है। तो बाय काउंटिंग दीज रिंग, तो इसी रिंग को काउंट करके साइंटिस्ट जो है वो पता लगा पाते हैं एक्चुअल में क्या, कि वो ट्री जो है वो कितने साल पुराना था। ठीक है, तो अब इसके बाद लिखा है हाउ डू प्लांट ग्रो आफ्टर बीइंग कट, किस तरीके से प्लांट जो है वो ग्रो होता है कटिंग के बाद। तो देखो, प्लांट किस तरीके से ग्रो होता है, जैसे देखो इसमें लिखा है कि जब भी टिप जो है वो यंग स्टेम की कट कर दी जाएगी, तो स्टेम जो है वो वहाँ पर रुकना बंद हो जाएगा, वहाँ पर मतलब बढ़ना बंद हो जाएगा। बट एक नई ब्रांच जो है, मतलब वही है कि ऐसा है, इस तरीके का आपने यहाँ से कट कर दिया, अब ये यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जो है ना, प्लांट्स की नॉट्स होती है ना, नॉट्स होती है, इस नॉट से एक नया तना निकल के आएगा, इस नॉट से एक नई स्टेम्स निकल के आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ यही है एग्जाम्पल, देखो आपने इसे कट किया है और इसके बाद से नई ब्रांचेस जो है वो अपीयर हो गई हैं कुछ दिन बाद, तो यहाँ क्या ब्रांचेस अपीयर हुई हैं। इसी तरीके से ग्रास जो था, इसको कट किया गया है, अब जो ग्रास है वो दोबारा से ग्रो हुई है। ठीक है, दोबारा से ग्रो हुई है। तो यहाँ देखो लिखा है कि द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द इंटरनोड और जस्ट अबव द नोट्स, है ना। तो ये जो मेरिस्टेम होती है ये एक्चुअल में नोट्स के आसपास ही रहती हैं, तो इस वजह से जब ऊपर से हम कट करते हैं तो जो नोट्स होती है, नोट्स वाली जगह से, जहाँ नोट्स वाली जगह पे मेरिस्टेम होती है और वहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक, फाउंड इन ग्रास, हेज प्लांट एंड अदर प्लांट्स दैट कैन रीजनरेट, उन सब में पाया जाता है जो रीजनरेट कर सके। ग्रास ग्रेज बाय एनिमल्स एंड ग्रो अगेन, कि मतलब एनिमल ऐसे ग्रास खाते हैं, कुछ टाइम बाद वो दोबारा से ग्रो हो जाता है। ठीक, अब ये देखो, these meristematic tissue present at the node of stem are called intercalvary meristems। वही है जो नोड्स पे प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलवरी मेरिस्टेम्स बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद से हम देखते हैं कि फ्रॉम मेरिस्टेम टू परमानेंट टिश्यू, किस तरीके से एक मेरिस्टेम जो है वो कुछ टाइम बाद जाके परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो देखो, अभी स्मॉल स्मॉल सेल्स हैं, 3 सेल वॉल है इसके अंदर, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू है, सेल है। ठीक है, इसमें अच्छा खासा साइटोप्लाज्म, एक डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें वैक्यूल्स नहीं है, टाइटली पैक्ड है। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि सेल्स जो है वो डिवाइड होनी स्टार्ट हो गई, ये सेल्स डिवाइड होनी स्टार्ट होती है जब मेरिस्मेटिक टिश्यू अब यहाँ क्या करेगा, कुछ और नए सेल्स को अपनी बॉडी में एंटर कराएगा बाय डिवीजन। इसके बाद से फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि इसका डिवीजन कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब ये धीरे धीरे डिवाइड होना बंद कर देगा, लॉस कर देगा ये अपनी डिवाइड की एबिलिटी को। एंड जब ऐसा होगा उसके बाद से ये जो है क्या होगा, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अब जो है इसकी ग्रोथ नहीं होगी, अब ये एक जगह रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू की तरफ जाने वाला पूरा जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद देखो परमानेंट टिश्यू क्या है। परमानेंट टिश्यू समझने के लिए साइंटिस्ट ना एग्जामिन करते हैं रूट्स को,
स्टेम को, है ना, और लीव्स को माइक्रोस्कोप पे, और उसके बाद से कुछ ऑब्जर्वेशन उनको मिलती है। जैसे व्हाट डू वी ऑब्जर्व, ऑल द सेल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज, क्या सारी सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर थी शेप साइज में? तो ऑब्वियसली नहीं होती, सेल्स के तो डिफरेंट साइज है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसकी वजह से हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कैन यू आइडेंटिफाई, कि कितने तरीके के डिफरेंट टिश्यूज आपको मिले हैं। फिर उसके बाद व्हाट माइट बी देयर फंक्शन, क्या उनका काम हो सकता है, एंड है व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस अमंग देम, और क्या क्या डिफरेंसेस थे जो उन टिश्यूज में हैं। ठीक, तो ये क्या था, ये तो हमने पूरा पढ़ लिया, क्या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, इसमें हमने देखा डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। सो परमानेंट टिश्यू क्या होंगे, देखो अभी हमने पीछे पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जब अपने डिवीजन कैपेबिलिटी को खो देता है, मतलब वो डिवाइड होना बंद कर देता है, तो फाइनली वो क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। जब जैसे ही वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लगता है तो वो क्या कहलाता है, एक परमानेंट टिश्यू कहलाता है। तो यहाँ यही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, स्पेशलाइज जब हो जाता है ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इस ऐसी स्पेशलाइज टिश्यू को हम क्या बोलते हैं कि वो ऐसी स्पेशलाइज टिश्यू बन चुकी होती है कि जो कि अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटीज को खो चुकी है। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद कर दे, जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, वो डिवाइड होना बंद कर देगा, तो वो एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, और जब भी वो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, तो सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू में बी सिंपल ओनली वन टाइप ऑफ सेल, हो सकता है ये सिर्फ एक ही तरीके की सेल हो, और हो सकता है एक से ज्यादा तरीके की भी सेल हो। तो परमानेंट टिश्यू एक तरीके की सेल भी हो सकती है, एक से ज्यादा तरीके की भी सेल हो सकती है, डिपेंड करता है ना। तो यहाँ देखिए एक डायग्राम को, ये टीएस दे रखा है ना, ट्रांसवर्सल सेक्शन दे रखा है ये आपका, किसका, सनफ्लावर के स्टेम का। ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर का स्टेम है, इसका ये कट जो है कट करके फिर हम उसके जो है टिश्यू को एनालाइज कर रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या दे रखा है, एपिडर्मल हेयर है, ये क्या है, एपिडर्मल हेयर है। फिर उसके बाद से एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस तो आप जानते होंगे ना, स्किन को बोलते हैं, तो ये क्या है, स्किन है, प्रोटेक्टिंग लेयर है एक तरीके से। इसके बाद फिर क्या है, क्यूटिकल्स है, यहाँ पर क्यूटिकल्स क्या है, थिक टाइप का लिक्विड होता है, बहुत थिक लिक्विड होता है, यहाँ पर एपिडर्मिस के पास पाया जाता है। ठीक, इसके बाद से क्या है, इसके बाद से ये कॉलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, फॉइलम, उसके बाद से लेटरल मेरिस्टेम, फिर जाइलम, फिर ग्राउंड टिश्यूज। तो ये क्या है, ये तो डिवीजन दे रखे हैं टिश्यूज के। ठीक, तो अभी हम ये सारे ये जो कॉलेनकाइमा ये सब जो है वो अभी हम पढ़ने वाले। ठीक, आगे तो देखिए टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें प्लांट्स में, तो हमने दो तरह के पढ़े, एक तो परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया हमने, और एक जो था वो कैसा था, वो मेरिस्टेम था। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू था। तो परमानेंट टिश्यू की बात करें तो तीन तरीके के हैं, एक प्रोटेक्टिव है, दूसरा सपोर्टिव है, तीसरा कंडक्टिव है। प्रोटेक्टिव की बात करें, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने वाला है ना, यानी वो टिश्यू जो सेल वॉल में पाए जाएंगे वो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्टिंग टिश्यू होंगे। जो एपिडर्मिस वाले पार्ट पे पाए जाते हैं वो क्या होंगे, प्रोटेक्टिव टिश्यू होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू, है ना। सपोर्टिंग टिश्यू क्या है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करे, अगेन हम उसको सेल वॉल को बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब जाइलम और फाइलम, है ना, वो टिश्यूज जो जाइलम और फाइलम को बनाने में यूज है उसे हम कंडक्टिंग टिश्यू बोल सकते हैं, क्योंकि वही तो है जो प्लांट्स में खाने की चीज़ों को यानी फूड को, मिनरल्स को एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। ठीक, तो इसके बाद देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस क्या है, जो कि प्रोटेक्टिंग टिश्यू है, सबसे ऊपर का कवर। ठीक, आउटर लेयर होता है प्लांट की बॉडी का, सिंगल लेयर से बनता है, फ्लैट होता है, टाइटली पैक्ड सेल होते हैं इसके अंदर। सेल जो होते हैं वैक्सी क्यूटिकल से, अभी हमने यहाँ देखा ना एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर क्या है, क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या होता है, वैक्स टाइप का, बहुत थिक सी लिक्विड होता है, वैक्सी टाइप का होता है। ठीक है, जो क्या करता है, वाटर लॉस से बचाता है। क्यूटिकल का काम क्या है, ये वाटर लॉस से बचाता है, ये वाटर लॉस से हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है, यानी बचाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या लिखा है, प्रिवेंट वाटर लॉस और प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, किसी भी तरीके की इंजरी होती है बाहर से जो कट होता है उससे ये हमें बचाता है। और इन्वेजन बाय पैरासाइट, यानी बाहर से कोई पैरासाइट जो है वो अगर अटैक करे प्लांट से तो इससे भी यही प्रोटेक्ट करता है, क्या, एपिडर्मिस और क्यूटिकल्स। ठीक, इसके बाद लिखा है इन रूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये जो रूट हेयर होती है ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को और बढ़ा रही है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से। अब ये ऐसे सरफेस था, अब वही ऐसे करके ऐसे है, तो भाई ये तो ज्यादा हुआ ना यहाँ सरफेस। तो ये जो रूट है, रूट टिप है, ये क्या कर रही है, सरफेस को क्या कर रही है और इंक्रीज कर रही है।
ठीक। क्या कर रही है ये प्रोजेक्शन जो है वो सरफेस को और इंक्रीज कर रहा है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ताकि बेटर एब्जॉर्प्शन हो सके वाटर का एंड मिनरल का। ठीक, इसके बाद से इन लीफ पोर्स, लीफ में पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। लीफ में जो पोर होता है उसे स्टोमेटा कहते हैं ना, स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग जिसके थ्रू क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है और क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर जो है, वाटर का इनटेक और आउटसाइड जो होता है वाटर का, वो भी क्या होता है, इसी वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की। नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की। तो सपोर्टिंग टिश्यू की बात करें तो सपोर्ट मतलब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है यहाँ पर जो सपोर्ट देने वाली हैं, जैसे इसमें पहला क्या है, पेरेन्काइमा है, फिर क्या है, कोलिनकाइमा है। तो देखो पेरेन्काइमा, लिविंग सेल्स विद थिन वॉल, ये लिविंग सेल्स होंगी पेरेन्काइमा, लेकिन इसकी वॉल जो होगी कैसी होगी, थिन होगी। लूजली पैक्ड होंगे इसके क्या, सेल्स, इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे। ये फूड को स्टोर करेगा एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये पेरेन्काइमा ही वो जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, और ये क्या करेगा, ये फूड को स्टोर करेगा अपने अंदर। इसके अलावा इन एक्वेटिक प्लांट फॉर्म एयर स्पेस दैट हेल्प देम फ्लोट, है ना। और एक्वेटिक प्लांट में ये एक एयर का बबल, एयर का स्पेस टाइप बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो हल्के हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, पानी में फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो क्या रहा, ये पेरेन्काइमा के बारे में रहा। ठीक, इसके बाद से बात करते हैं कोलिनकाइमा की। तो ये क्या है, ये भी लिविंग है, वो भी लिविंग था, ये भी लिविंग है विद अनइवनली थिक, मतलब कहीं बहुत मोटा होगा, कहीं पतला होगा, कहीं मोटा होगा, कहीं पतला होगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, थिक एंड कॉर्नर्स ड्यू टू द पेक्टिन और गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसके कॉर्नर जो है कैसे पतले हैं, फिर बीच में वो कॉर्नर जो है वो मोटे हैं, फिर बीच में पतला है, इस तरीके से। और ये क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसी वजह से, यही कारण है जिसकी वजह से ये जो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ड्यू टू पेक्टिन। प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट का जो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसका काम है। फाउंड इन स्टेम, क्योंकि स्टेम को अगर आप हल्का सा मोड़ोगे, ये तो नहीं मुड़ेगा, जो टूट जाएगा। स्टेम को हल्का सा मोड़ोगे तो क्या होगा, वो हल्का तो मुड़ जाता है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मोड़ते ही टूट गया, नहीं, जैसे ये इसको मोड़ूंगे तो टूट ही जाएगा, है ना। तो स्टेम क्या होता है, स्टेम हल्का सा ही मोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो मुड़ता है, तो वो क्या है, कोलिनकाइमा की वजह से। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फाउंड इन स्टेम एंड द टेंड्रिल्स अलाउ देम टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, है ना, ताकि बिना ब्रेकिंग के आराम से स्टेम जो है वो क्या हो सके, बेंड हो सके। नेक्स्ट की बात करते हैं स्केलेनकाइमा की। ठीक, स्केलेनकाइमा सेल्स हैव अ थिक लिग्निफाइड वॉल। ठीक, मोस्ट सेल्स आर डेड, ये देखो ज्यादातर सेल्स जो है वो क्या होंगी, यहाँ पर डेड होंगी, बिल्कुल अच्छी खासी थिक वॉल होंगी इसमें, और ये क्या होंगी, ज्यादातर सेल्स इसमें कैसी होंगी, डेड होंगी। प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा। ठीक, इसके अलावा फाउंड इन स्टेम, कहाँ पाई जाएगा, स्टेम्स में पाई जाएंगी, स्टेम्स में वो वाला पार्ट जो हार्ड होता है, लीव्स की वीन्स में पाई जाएंगी। इसके अलावा सी कोटेड में, मतलब सीड जो होती है उसका ऊपर की जो कवरिंग होती है, जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसमें पाया जाएगा ये। एंड द हार्ड कवरिंग लाइक द कोकोनट हस्क, है ना, कोकोनट के ऊपर का जो नहीं होता, ऊपर का जो हस्क होता है, बाल टाइप का जो होता है वो, है ना। एंड द वॉलनट शेल, यानी जो अखरोट होता है उसका जो शेल होता है वो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब किससे बने हैं, डेड सेल से बने हैं, जिसको स्केलेनकाइमा बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट का जो बाहर वाला आउटर वाला ट्री का जो आउटर वाला सरफेस होता है वो हम स्केलेनकाइमा का बना हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होती है ये। कंडक्टिंग टिश्यू में बात करें, पहले जाइलम है, फिर फॉइलम है। ठीक, तो देखो हमने यहाँ पर ये जो टीएस ऑफ सनफ्लावर पढ़ा था, इसमें कोलिनकाइमा पढ़ लिया, पेरेन्काइमा पढ़ लिया, स्केलेनकाइमा पढ़ लिया, अब हम फॉइलम पढ़ रहे हैं, फिर हम जाइलम पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, किससे बनता है, मेड अप ऑफ ट्रैकेट, वेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फैब्रिक्स, इन सब से मिलके बनता है ये जाइलम फाइबर्स से। एंड ट्रैकेट एंड वेजल्स आर द ट्यूबुलर एंड थिक वॉल, जिसमें ट्रैकेट जो होती है उसकी वो क्या होती है, ट्यूब के टाइप की होती है, ट्यूब की शेप की होती है, और कैसी होती है, थिक वॉल होती है उसकी। जाइलम जो है, जाइलम पेरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, और क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को मूव कराते हैं ऊपर की साइड, मतलब रूट से, वाटर रूट से ऊपर की साइड मूवमेंट होता है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर देखो डायग्राम में, डायग्राम में दिखा रखा है कि जाइलम फाइबर्स कहाँ पर है, ट्रैकेट कहाँ पर है, कि जाइलम पेरेन्काइमा कहाँ है, और वेजल्स कहाँ कहाँ है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फॉलम की। फॉलम मतलब ट्रांसपोर्ट फूड, क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है, सीव ट्यूब्स पाई जाती है ना। कैम्पेनियन सेल्स, फॉलम, पेरेन्काइमा एंड फॉलम फाइबर्स, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा लिखा है कि सीव ट्यूब आर द लॉन्ग लिविंग सेल, क्या है ये सीव ट्यूब, बहुत लंबी लंबी सी लिविंग सेल्स हैं, जॉइन एंड टू एंड, जो एक दूसरे से एंड टू एंड, एक के बाद एक ऐसे जुड़ी रहती है ना, और एक बिल्कुल पोरस
जिस तरीके से समझ सकते हो आपके आपकी बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं वैसे ही ये होती हैं, ठीक। इसके बाद ये लिखा है कैंपेनियन सेल्स रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द सीव ट्यूब्स। जो कैंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो वही उसी के वजह से क्या होता है सेल इसका जो मूवमेंट है वो हो पाता है। यहाँ क्या होता है फूड यानी शुगर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव से बॉडी के पार्ट में। अब लीव से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीव पे हो रहा है और लीव पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब खाना वहीं बन रहा है और वहीं बन रहा है तो पत्तियों से ही तो खाना जाएगा पूरी बॉडी में। तो इसीलिए ये जो है ये फॉइलम जो है वो क्या करता है पत्तियों से यानी लीव से खाने को पूरी बॉडी में लेके चला जाता है। तो टिश्यू सिस्टम इन प्लांट पहला क्या है डर्मल सिस्टम, फिर ग्राउंड टिश्यू और फिर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये 3 तरीके के यहाँ पर क्या है टिश्यू सिस्टम है। सबसे पहले बात करें डर्मल टिश्यू की, तो डर्मल टिश्यू क्या दे रखा है आउटर कवरिंग। जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है उसको डर्मल टिश्यू बोलते हैं, जो कि किस लिए हेल्प करता है हमारे वाटर को लॉस होने से बचाता है, जिसमें एपिडर्मल आ जाएगा, एपिडर्मिस आ जाएगा इसके अंदर। फिर बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मेन काम क्या है कि ये क्या करने वाला है ये कंडक्टिंग का काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर सारी टिश्यूज कौन सी आ जाएंगी पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ये तीनों टिश्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं वस्कुलर टिश्यू, तो वस्कुलर टिश्यू में तो आपका क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा जाइलम और इसमें आ जाएगा फॉइलम। ये दोनों मिलकर क्या बनता है जाइलम एंड फॉइलम टुगेदर आर कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। जाइलम और फॉइलम दोनों मिलकर क्या बनाता है साथ में वस्कुलर टिश्यू बनाता है, ठीक। अब ये देखिए साइंटिस्ट हैं दो, ये साइंटिस्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक। यहाँ लिखा है फाइबर्स ऑफ कोकोनट हस्क वर हार्ड एंड ब्रिटल। जो कोकोनट हस्क होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। वेयरएज अगर हम बात करें लीव स्टेक्स ऑफ द कोरिएंडर आर सॉफ्ट, है ना, कि जो पत्तियों की बात करें कोरिएंडर की तो वो क्या होती है वो सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। एंड द हार्डनेस और द फ्लेक्सिबिलिटी इज ड्यू टू द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट, है ना। तो हार्डनेस हो या फ्लेक्सिबिलिटी हो, जैसे कि अगर वो हमने बात की कोकोनट हस्क की तो वहाँ पर क्या है स्केलेनकाइमा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी कोरिएंडर लीफ की तो वहाँ पर क्या होगा पेरेन्काइमा होगा, तभी तो सॉफ्ट है। तो यहाँ क्या होता है यहाँ क्या होता है यहाँ पर डिपेंड करता है किस पे कि टिश्यू कैसी है उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लेक्सिबिलिटी है या हार्डनेस है वो डिपेंड करेगी, या कोलिनकाइमा हो सकता है उसके अंदर, ठीक। बात करते हैं पॉज एंड पॉन्डर की, तो एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चंस थिंक इट ओवर या फिर पॉज एंड पॉन्डर नाम से। तो पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डू यू थिंक दैट द थिक क्यूटिकल ऑन द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मिस इट एडवांटेज फॉर प्लांट सेल्स इन डेजर्ट। यानी किस तरीके से आप कह सकते हो कि जो थिक क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स क्या होते हैं जो एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस यानी आपके प्लांट के ऊपर में जो सबसे ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं जो टिश्यूज होती है उसे एपिडर्मिस नाम से जाना जाता है। तो एपिडर्मिस जो है ना एपिडर्मिस में क्या होता है क्यूटिकल्स पाई जाती है। क्यूटिकल्स क्या है क्यूटिकल्स आपकी थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो क्या करती है जो प्लांट्स के अंदर से एक्सेस वाटर लॉस को बचाती है, मतलब प्लांट के अंदर से वाटर जो है वो बाहर ना जाए उससे बचाती है। सेकंड वो बचाती है कि बाहर से कोई भी पैरासाइट जो है वो प्लांट पे अटैक ना करे, ठीक। या किसी भी तरीके की मेजर मैकेनिकल इंजरी हो गई है तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि व्हाई डू यू थिंक दैट द थिक क्यूटिकल ऑन द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मिस इज एडवांटेज फॉर द प्लांट लिविंग इन द डेजर्ट। यानी किस तरीके से एक जो क्यूटिकल होता है जो एपिडर्मिस के आउटर वॉल में है वो किस तरीके से डेजर्ट प्लांट के लिए तो एक फ़ायदेमंद साबित होती है, लेकिन अगर हम बात करें अंडर वाटर की तो अंडर वाटर प्लांट जो होते हैं उनके लिए ये बेकार है ना। मतलब अगर कोई प्लांट डेजर्ट में है तो उसके लिए तो ये क्यूटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उनके उनके लिए एडवांटेज है एक। लेकिन अगर अंडर वाटर का तो कोई प्लांट है तो उसके लिए क्यूटिकल्स जो है वो बहुत नुकसान करती हैं। तो ऐसा क्यों, देखो होता क्या है ये क्यूटिकल्स का काम क्या है, ये थिक जेली है जिसका मेन काम है क्या कि लॉस ऑफ वाटर से बचाएगी, लॉस ऑफ वाटर से बचाएगी। क्या करेगी लॉस ऑफ वाटर से बचाने वाली है, तो क्या है वैक्सी होती है, बिल्कुल थिक होती है, वैक्सी होती है जो कि क्या करती है एक्सेस लॉस नहीं होने देती, है ना। कब, जब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है प्लांट के अंदर जिसे हम ट्रांसपिरेशन के नाम से भी जानते हैं, तो उस टाइम पे वाटर का एक्सेस लॉस ना हो इसलिए क्यूटिकल जो है वाटर को प्रिवेंट करती है। तो डेजर्ट के प्लांट्स को तो ऑलरेडी वैसे ही वाटर नहीं मिलता तो वो तो वैसे ही वाटर को स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ क्यूटिकल्स हेल्प करती हैं उन डेजर्ट प्लांट को वाटर को स्टोर करके रखने के लिए एंड इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन रेट को स्लो करने के लिए, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें अंडर वाटर की तो अंडर वाटर में क्या होता है यहाँ पर एक बहुत नुकसान है। कैसे, एक्वेटिक प्लांट जो होती है ना वो क्या करते हैं वो पानी उनको तो आराम से लीव्स के थ्रू पानी मिल जाता है ना। एक्वेटिक प्लांट्स को क्या है वो तो वाटर में ही है, तो वाटर में तो वो आराम से वाटर को ले सकती हैं। अब यहाँ क्या होता है अगर ये क्यूटिकल्स हैं वहाँ पर, है ना, तो ये प्लांट जो है ये क्या करेंगे ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो भाई प्लांट
अब यहाँ प्लांट क्या होता है, वाटर के अंदर प्लांट लीव से ही अब्जॉर्ब कर लेता है मिनरल्स को, स्टेम से कर लेता है वाटर को। अब क्या होता है इस कंडीशन में कि अब जो परत है ऊपर की, जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, उसमें तो क्यूटिकल है, क्यूटिकल ने तो ब्लॉक कर रखा है ऊपर का, तो ये क्या है, बैरियर की तरह काम करने लगता है, एक हिंड्रेंस की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से क्या है, वाटर ना अंदर नहीं आ पाएगा, है ना, प्लांट के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यही नुकसान है। नेक्स्ट देखते हैं, वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, इट हैज ट्रेवल अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रू जाइलम, है ना। एक बार जब प्लांट जो है, प्लांट के रूट से वाटर जो है वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना शुरू होता है। ऐसे ही तो, क्योंकि रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है और फिर वो ऊपर तक जाना शुरू कर देता है। तो किस तरीके से एक डेड सेल जो होती है जाइलम में, वो एक काम कर रही है इन इस वाटर को ट्रैवल कराने में। अगर वो डेड सेल है तो वो एक जगह रुकी है, तो वो किस तरीके से जो है वाटर का मूवमेंट करा पा रही है ना। लिविंग सेल्स ऑफ द लीव्स एट द टॉप ऑफ द कीप द वाटर मूविंग। यानी कुल मिला के क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि किस तरीके से प्लांट के अंदर जो है वो वाटर का मूवमेंट देखा जाता है जाइलम के थ्रू, अगर जाइलम जो है वो डेड सेल्स से मिलके बना हुआ है तो देखो पहला प्रोसेस तो हम पढ़े तो ट्रांसपिरेशन, सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है एक्चुअल में, देखो ये जो आपको प्लांट होता है ना, ये जो आपको प्लांट है तो क्या होता है, इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, ऐसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ जड़ नीचे है ना, तो सूरज की रोशनी के पड़ने की वजह से क्या होता है, ये वाटर खींचेगा। अब वाटर तो यहाँ है नहीं, वाटर तो रूट में, तो रूट क्या है, रूट से डायरेक्टली वाटर का क्या होगा, खिंचाव होगा। तो इस वजह से जाइलम के थ्रू क्या होता है, अपवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाता है, किसका, वाटर का, है ना। तो पहला प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर जो ये होता है ना, इसको हम ट्रांसपिरेशन नाम से जानते हैं। तो पहला प्रोसेस ट्रांसपिरेशन ला कि जो लिविंग सेल्स जो होती हैं वो जो उसमें जो वाटर लॉस होता है इवेपोरेशन के थ्रू, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट हो जाता है एक्चुअल में, यानी एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से जो मूवमेंट है वाटर का वो ऊपर की साइड हो जाता है। दूसरा हम कहते हैं क्या, दूसरा एक और रीजन इसका, ये तो फर्स्ट रहा, सेकंड रीजन हम यहाँ लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं हम कोहेशन, है ना, कोहेशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको एडहेसन, कोहेसन एंड एडहेसन। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्टिक रहते हैं, है ना। अब भाई वाटर के सारे मॉलिक्यूल आपस में स्टिक रहते हैं, है ना, तो ये कोहेशन है। अब क्या करते हैं जाइलम और जाइलम की वॉल से क्या रहता है, वो एडहेसन रहते हैं, यानी जाइलम के वॉल से साइड रहते हैं। तो क्या होगा, पुलिंग टू द कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीफ, मतलब रूट से लीफ तक क्या होता है, कंटिन्यूसली वाटर को क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, खींचा जाता है। इस वजह से क्या होता है, वाटर का कंटिन्यूसली खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ देयर इज नो स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस। क्या होगा भाई, स्टोमेटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस बंद हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होना बंद हो जाएगा, यही तो होगा। तो क्या होगा, स्टोमेटा अगर नहीं रहा तो क्या होने वाला है, गैस का एक्सचेंज होना ही बंद हो जाएगा। एंड इसके अलावा स्टोमेटा ही तो है जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा था, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही वाटर का मूवमेंट हो रहा था, तो ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा। अब ट्रांसपिरेशन बंद हो गया तो वाटर का मूवमेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहे, ये तो हमारे कॉरस्पॉन्डर क्वेश्चन रहे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रेडी टू गो बियॉन्ड। ये मैं साइंटिस्ट बोल रही थी ना, यही दो साइंटिस्ट थे। देखो, शिप्रा गुहा मुखर्जी इन द collaboration with the S.C. Maheshwari made the breakthrough discovery in the area of plant tissue culture। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर प्लांट टिश्यू की बहुत सारी डिस्कवरीज की इन्होंने। Their research led to the development of complete plant through anther culture यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स मीडियम अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। इन्होंने लैब में क्या किया है, लैब में इन्होंने एक प्लांट को आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो कराया था, आर्टिफिशियल तरीके से न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कराए थे। ठीक, तो इसके दिस पायनियरिंग वर्क ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इसके वजह से क्या है, इनका ये काम जो है इससे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिली हमें, एंड ब्रॉड सिग्निफिकेंट प्रोसेस टू मोड एग्रीकल्चर। और इससे क्या है, एग्रीकल्चर में भी हमें क्या मिला, आगे मतलब बढ़ोतरी मिली। ठीक, अब रेडी टू गो बियॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये रेडी टू गो बियॉन्ड में बताया हुआ है किस तरीके से जो है वो ट्री की बार्क्स बनती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जब एक यंग प्लांट होता है तो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर इज सिंगल लेयर एपिडर्मिस, है ना। तो जो यंग प्लांट होता है उसके ऊपर एक ही लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ऑफ द स्टेम डेवलप द एबिलिटी टू डिवाइड। और एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस उसी जब यंग होता है तो उसी टाइम पे वो क्या है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो उसको लेटरल मेरिस्मेटिक सेल भी बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा पीछे। इसके बाद लिखा है फॉर्म द कॉर्क कैम्बियम। हम तो डिवीजन ऑफ कॉर्क कैम्बियम सेल गिव राइज टू द कॉर्क सेल। अब इसी की वजह से क्या होता है, कॉर्क सेल बननी स्टार्ट हो जाती है। कॉर्क सेल क्या होती है, वो एक्चुअल में डेड होती है,
ठीक है, एंड कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं एंड कंटेन द सब्सटेंस विच मेक देम इम्परमिएबल, है ना, और इसके अंदर ऐसे 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 सब्सटेंस होंगे जो वाटर को बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक, और ना तो गैस को बाहर जाने देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे लास्ट में, बार्क ऑफ ट्री बोलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कुछ एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं लाइक द प्लांट, animal cells are also grow together specialized in performing different functions. These group of similar cells form a animal tissue, है ना। तो जिस तरीके से वही है, जिस तरीके से एनिमल में हम प्लांट्स में टिश्यू पड़े, उस तरीके से एनिमल में भी टिश्यू होते हैं, उनके भी स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं। जैसे देखो, ब्लिंक योर आइज क्विकली, आप अपने आंखों को क्विकली ब्लिंक कीजिए, है ना। क्लेंच एंड ओपन योर फिस्ट, मतलब ऐसे इस तरीके से मुट्ठी को करिए, और इसके बाद से टेक अ डीप ब्रेथ, सांस लीजिए इस तरीके से, है ना। एंड टच समथिंग वार्म और कोल्ड, और या फिर कुछ किसी भी चीज़ को आप छू के देखिए जो बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म हो, तो क्या होगा, आपकी सेल्स जो है वो मैसेज पहुंचा देंगी, है ना, और आपके डिफरेंट सेल्स जो है वो अलग अलग काम कर रही होंगी, ठीक। तो थिंक द आंसर, अब इसमें देखो थिंक द आंसर में लिखा है, थिंक एंड आंसर में, व्हाट विच टिश्यू हेल्प यू मूव, कौन सी टिश्यू है जिसकी वजह से आप मूव कर पाते हैं। विच टिश्यू अनेबल यू टू सेंस हीट और कोल्ड, तो कौन सी टिश्यू थी जिससे आपको ठंडा या गर्म लगा। इसके अलावा विच टिश्यू अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर इनटू द ब्लड, कौन सी टिश्यूज हैं जो ऑक्सीजन को ब्लड में एंटर करा देती हैं। या फिर विच टिश्यू होल्ड द बॉडी टुगेदर सो दैट द स्किन डज नॉट फॉल ऑफ, है ना, ऐसी कौन सी टिश्यू है जो बॉडी को एक साथ रोक के रखती हैं, है ना, ताकि स्किन से जो मतलब स्किन बाहर ना हो, गिर जाए या फिर कुछ गिर ना जाए हमारी बॉडी से निकल के बेसिकली, ठीक। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, तो एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू, जिस तरीके से हमने प्लांट में एपिडर्मिस पढ़ा, उस तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है, आउटर कवरिंग है बॉडी की, यानी हम इसे स्किन बोलते हैं। ऑल्सो लाइन इन द इंटरनल ऑर्गन्स, इसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर की लाइनिंग भी इसी टिश्यूज से बनती है, सच एज माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन, इन सब के जो अंदर की जो टिश्यूज हैं वो भी इसी से बनती है। क्या नाम है, एपिथेलियल, है ना। तो जिस तरीके से प्लांट में हमने क्या पढ़ा, एपिडर्मिस पढ़ा, उस तरीके से हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल पढ़ रहे हैं। नाम तो एक ही से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये भी क्लोज पैक्ड होती है, जैसे वो है क्लोज पैक्ड होती है, बहुत ही कम स्पेस होता है इनके बीच में, जर्म्स की एंट्री नहीं होने देते, वो भी नहीं होने देते थे, है ना। इसके अलावा क्या करते हैं, वाटर को रिड्यूस होने से, वाटर लॉस नहीं होने देते, सेम वही काम है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रिएशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, चीज़ों को वाटर को एब्जॉर्ब करना या किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, सीक्रिएट कुछ नए एंजाइम्स को सीक्रिएट करना, या फिर मूवमेंट के लिए, है ना, सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराने में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा different type of epithelial tissue are structurally adapted to perform a different function। अलग अलग तरीके की epithelial tissues होती हैं, वो देखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। पहला है एपिकल सरफेस, यानी फ्री सरफेस ऊपर वाला। इसके बाद से क्या है, ये एपिथेलियल सेल है पूरी, जिसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, बेस मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, अंदर की टिश्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जनरल स्ट्रक्चर है किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक। तो यहाँ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले क्या है, फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैस, जो एक्सचेंज होता है। तो यहाँ क्या है, हेल्प इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड एंड गैस। यहाँ क्या होता है, ये यहाँ पर बहुत तेजी से डिफ्यूजन होना जरूरी है गैस और लिक्विड के बीच में। तो यहाँ क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, यहाँ पर एक सिंगल लेयर होती है थिन फ्लैट सेल की। स्ट्रक्चर ये रहेगा। लोकेशन क्या है इनकी, लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेजल्स एंड द लंग्स। कहाँ कहाँ मिलेंगी ये, ब्लड वेजल्स में मतलब नसों में मिलेंगी आपके, और कहाँ मिलेंगी, लंग्स में मिलेंगी। और ये क्या है, ये डायग्राम है उसका, सिंपल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यू फॉर्म मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। ये भी काम है इनका कि क्या है, बाहर से किसी भी तरीके की इंजरी ना हो, किसी भी तरीके के माइक्रोब्स अटैक ना करे, उसके लिए भी ये हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल, यहाँ कई तरह बहुत सारी लेयर्स होती हैं आउटर ऊपर के साइड में। द आउटर सेल आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड, ऊपर का जो सेल होगा वो फ्लैट होगा, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होगा। और यहाँ पर बहुत सारी सेल्स की लेयर होंगी, जैसे स्किन हो गई आपकी, माउथ है, ऑसोफेगस है, यहाँ पर कई सारी लेयर होती है। तो देखो ये क्या है, स्ट्रैटिफाइड एक्वमस एपिथेलियम है। यहाँ पर देखो कई सारी लेयर है, ये देखो सेल्स की एक दो लेयर नहीं है, कई सारी लेयर्स है। यहाँ सिर्फ एक लेयर है, ये देखो एक ही लेयर है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी लेयर है, यहाँ क्या है, बहुत सारी लेयर्स दिख रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिक्रिएशन की। सिक्रिएशन मतलब कुछ एंजाइम्स बनना है यहाँ पर, है ना। तो प्रोडक्शन एंड सिक्रिएशन ऑफ म्यूकस,
चाहे म्यूकस का सिक्रिएशन हो रहा हो, एंजाइम का सिक्रिएशन हो रहा हो, हार्मोन का, स्वेट का, सलाइवा का, तो ये सब क्या होता है, ये सब सिक्रिएशन इसके थ्रू होता है। तो सेल स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग द सब्सटेंस मे बी क्यूबॉइडल और कॉलमनर, है ना, हो सकता है ये क्यूबॉइड शेप की हो या फिर क्या हो, कॉलम शेप की हो। ठीक है, तो देखो सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पर लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगी ऐसे सेल्स की, सैलिवरी ग्लैंड में मिलेगा, स्वेट ग्लैंड में मिलेगा, और स्टमक की लाइनिंग में मिलेगा। तो ये देखो ये सेल्स, ये डायग्राम कैसा है इसका, इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है इसका। इसके बाद सेंसरी फंक्शन, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, है ना, तो 5 सेंस ऑर्गन्स में ये पाए जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। तो ये सेंसरी ऑर्गन जो डिटेक्ट करके बता पाते हैं आपकी जो कोई भी आपने टच किया तो वो ठंडा था या गर्म था। ठीक है, तो देखो स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं सेल, जिसमें हेयर लाइक सीलिया होती है, मतलब सीलिया जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पढ़ा था, सीलिया जो होती है वो उसी तरीके का जो है यहाँ पर, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिस तरीके से विली होती है उस तरीके से यहाँ सीलिया के टाइप की प्रोजेक्शन मिलेगी, इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगी जिसे हम सीलिया बोलते हैं। ठीक, तो ये स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनका मेन काम क्या है, चीज़ों को महसूस कर लेना, सेंस कर लेना। ठीक, जैसे देखो नॉस्ट्रल्स, नाक में, आपके नोज में मिलेगा, आपके टेस्ट बर्ड्स में होता है, आपके इनर ईयर्स में होते हैं ये। ठीक, और इस तरीके के सेल्स होते हैं ये। फिर नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर, एब्जॉर्प्शन में यही तो होता है। तो इसके लिए देखो सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल, ठीक है, एक ही लेयर होती है और पिलर की तरह की शेप सेल होती है, और इसमें माइक्रोविली मिलती है, जैसे विली हमारे स्टमक में मिलती है इंटेस्टाइन में, उसी तरीके से ये छोटी छोटी सी विली मिलती है यहाँ पर। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर जो होती है वो वही है यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या था, ये तो हमने एनिमल टिश्यू के क्या पढ़े, एपिथेलियल टिश्यूज के कुछ पार्ट्स पढ़ लिए। सो ऑलरेडी लेक्चर 51 मिनट्स का हो चुका है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अपने। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसका डाउट पूछ लीजिएगा, मैं ऑब्वियसली क्लियर करूँगी उसको। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो डैट उनकी भी हेल्प हो सके, है ना। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।